हेलो दोस्तों, आज की वीडियो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमने सोचा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ एक वीडियो बनाई जाए विथ एक्सप्लेनेशन, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और एग्ज़ाम का आपका क्या पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस होता है हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो उसको एक बार देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, जिसका आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आप दोनों देते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, जिसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आप देंगे। एंड फोर्थ सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देंगे। तो इस वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो थ्योरी एग्ज़ाम, जो आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, जिसमें आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और सभी सब्जेक्ट का सेम वेटेज है, सेम आपको प्रिपरेशन करना है। तो एक बार थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, उसका क्या पैटर्न है। तो आपके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 80 मार्क्स में आपका सेक्शन 1 में एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये या तो MCQ के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में हो सकता है, या वन लाइनर आंसर के फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब एक एक नंबर का 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और पहला सेक्शन आपका टोटल 20 नंबर का है। सेकेंड सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर्स के, 3 मार्क्स के, और टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, और टोटल आपके 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का हुआ, तीनों सेक्शन मिला के। ओके, मतलब 20 क्वेश्चन आपका MCQ फॉर्मेट में हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में हो सकता है, या वन लाइनर आंसर हो सकता है, या वन वर्ड आंसर हो सकता है। ये आपके 20 MCQ टाइप हैं सेक्शन A में। सेक्शन B में आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर्स के 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 30, 3 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। और फिर सेक्शन C में आपके 5 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 30। मतलब टोटल जो आपका पेपर है वो टोटल 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका क्या एक सब्जेक्ट है, क्या आपके एग्ज़ाम पैटर्न रहेंगे, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ आंसर डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले चैप्टर्स दिए हुए इधर, और चैप्टर में इधर टॉपिक दिया हुआ है। पहला चैप्टर में हमको पढ़ना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्या, उसका क्या स्कोप है, उससे रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं वो पढ़ना होता है। सेकेंड चैप्टर में आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपोनेंट्स कितने, उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना होता है। तीसरा आपका चैप्टर है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, उसके कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं, और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको हमको देखना होता है। ठीक है, टिश्यू में। और चौथा आपका चैप्टर होता है ऑक्सीजन सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग स्केलेटन सिस्टम, इसको स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग बोन्स के बारे में, या जॉइंट्स के बारे में, या उससे रिलेटेड जो मूवमेंट है या डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में स्टडी करते हैं ऑसियस सिस्टम में। अगला चैप्टर है आपका हीमोपोएटिक सिस्टम, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड, आपके बॉडी में कितने ब्लड्स होते हैं, ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस का कितना परसेंटेज है, RBC का क्या काम है, WBC का क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज्म है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है आपका इसी में लिम्फेटिक सिस्टम,
ब्लड जैसे हमारे बॉडी में एक लिक्विड है, एक टिश्यू है जो बॉडी में फ्लूड करता रहता है, बॉडी में घूमता रहता है, सारे कंपोनेंट्स को लेके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसी तरीके से एक अदर लिक्विड भी हमारे बॉडी में होता है जिसका नाम है लिम्फ। ये भी हमारी बॉडी का एक लिक्विड ही है जिसका सेम फंक्शन है कि वो भी हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट को, कुछ वेस्ट मटेरियल को ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। तो लिम्फ कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, स्प्लीन के बारे में, इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मतलब कि हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड, मतलब हार्ट आपका कैसे काम करता है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें स्टडी करना कहलाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम लोग ईसीजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करना होता है। अगला चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है कि ये हमारे श्वसन तंत्र, सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स है जैसे लंग्स, तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हमको सांस लेने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या फंक्शंस हैं, अलग अलग हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र। खाना हम लोग खा रहे हैं तो खाना को पचाने में कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, और उन सारे ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे कैसे डाइजेशन होता है, उन सब चीज़ों को पढ़ना कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला है हमारा स्केलेटल मसल्स, ठीक है, मसल्स के बारे में, हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उसके बारे में स्टडी करना कहलाएगा स्केलेटल मसल्स। अगला चैप्टर होगा हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करता है नर्व्स के थ्रू। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड और नर्व्स के बारे में स्टडी करना वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा सेंस ऑर्गन्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, और इन सब के बारे में इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आई है, तो हम लोग क्वेश्चंस में आई को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम, मतलब कि सिस्टम रिलेटेड टू किडनी। किडनी का क्या काम है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं या दवाई खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट बनता है, और इस वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, हमारी किडनी का है। और इसी के बारे में स्टडी करना किसका काम है, यूरिनरी सिस्टम का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरिन कैसे बनता है, ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होते हैं, रास सिस्टम, इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सिस्टम में। 14 नंबर का चैप्टर है अपना एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं और वो हार्मोन रिलीज़ करता है, और इस हार्मोन का बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, उसके क्या फंक्शन होते हैं, थायराइड, पैराथायराइड का क्या हार्मोन है, क्या उसका फंक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे इस सिस्टम में जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अगला सिस्टम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि प्रजनन तंत्र। इसमें मतलब कि एक ह्यूमन अपने ही जैसे छोटे ह्यूमंस को बनाते हैं, ठीक है, एक सिस्टम के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्म हमारी बॉडी में कैसे बनता है, एग्स हमारी बॉडी में कैसे बनता है, प्रेगनेंसी क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये आपका मोटा मोटी चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि आपके जो ह्यूमन एनाटॉमी का सब्जेक्ट है या जो आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, और यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो आपके टोटल 80 मार्क्स के हैं, जिसमें आपके एक एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स MCQ फॉर्मेट में, 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक नंबर वाले, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये आपको ये जो PDF है, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा, और जो MCQ जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है वो आप वहाँ से पढ़ लेना है। हम डिस्कस करेंगे 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और इसको करने के बाद आपका ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो 3 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है। और 5 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने 15 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है। और क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाए गए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर इस तरीके से किया गया है कि आपका सारा सिलेबस इसी क्वेश्चन के माध्यम से एक तो कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो ज़्यादातर चांस है कि आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, वो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में, अगर मान लो 1 वीडियो, 2 वीडियो आती है या 3 वीडियो आती है, तो अगर सारी वीडियो आप देख लेते हो और उसके बाद जो पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से अगर पीडीएफ पढ़ लेते हो, तो फिर आपके एग्ज़ाम में बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम देने से जाने से पहले वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना है, और जो पीडीएफ है उसको 1 बार पढ़ना है कम से कम एग्ज़ाम देने से जाने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के जो मेन टॉपिक है। अभी तक हम तो सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो फॉर्मली हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए है और डिप्लोमा इन फार्मेसी सब्जेक्ट में आपके लिए है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पार्ट ए आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमने 5 गुना ज़्यादा मतलब कि 100 क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप देख सकते हो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा कि द स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कॉल्ड एनाटॉमी, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा। कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे डैश टिश्यू कनेक्ट्स द सपोर्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, तो कौन सा टिश्यू अदर टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। तो इस टाइप से आपके जैसे आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो आंसर को हमने पहले ही यहाँ पे टिक कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है एमसीक्यू वाला, वो आपको पीडीएफ से खुद ही पढ़ना है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से 3 मार्क्स वाले जो 30 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही आएगा, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पार्ट बी, जो हमारा है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। उसको एक एक करके इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करके हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपको यहाँ से आ जाएंगे और ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेंशन स्कोप इन फार्मेसी। मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है और इसका क्या स्कोप है आपके फार्मेसी में, मतलब फार्मेसी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों पढ़ना है। तो समझो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है कि हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के बारे में, किसी भी पार्ट के उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करते हैं, आपको ध्यान रखना है उसका स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कैसे बना हुआ है, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे मान लो कि मान लो जैसे हार्ट है, तो हार्ट में हम देख रहे हैं कि 4 चेंबर होता है, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ना कहलाएगा एनाटॉमी। हार्ट का क्या काम है, तो ये ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो किसी भी ऑर्गन, किसी भी सिस्टम के फंक्शन को पढ़ना वो कहलाएगा फिजियोलॉजी। तो ये आपको समझ में आ गया कि एनाटॉमी में हम किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन, उसके काम को पढ़ते हैं। इसका क्या स्कोप है, स्कोप मतलब कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ के फार्मेसी में क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट है, आपको ड्रग की नॉलेज है, आपको तो डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और डिजीज़ के नॉलेज के लिए आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, और आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, उसका क्या लोकेशन है। अगर इन सब की आपको स्टडी होगी, तो आप इजीली अच्छे से किसी पेशेंट को ड्रग दे पाएंगे। तो इसलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना हमारे फार्मेसी में ज़रूरत होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम ऑफ टिपिकल एनिमल सेल। मतलब कि आपके एग्जाम में आएगा कि एनिमल सेल का आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम सेल क्या होता है आपको पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक छोटे छोटे सेल से बना होता है, उसके यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल का, एनिमल सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है कि आपको एक बाउंड्री बना देना है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्म भरा होता है, पानी टाइप का फ्लूइड भरा होता है जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, ठीक है, साइटोप्लाज्म।
और साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे एक आपको ऑर्गन दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। और फिर छोटे छोटे अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया। तो ये ऑर्गेनल्स आपको सेल के अंदर ड्रॉ करके दिखाना रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऑर्गेनल्स के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। तो ये सब आपको गोल्गी अपरेटस होगा। तो ये ऑर्गेनल्स आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आएगा कि आपको एक डायग्राम बनाना है सेल, एनिमल सेल का, तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई टिश्यू एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इससे पहले सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो हमारी बॉडी में आपको पता है कि हमारी बॉडी अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो जैसे मान लो कि हार्ट है, तो हार्ट एक ऑर्गन है, तो हार्ट का जो भी सेल होगा वो सेम टाइप के टिश्यू से मिलके बना होगा, सेम टाइप के टिश्यू से मिलके बना होगा और सेम टाइप का एक फंक्शन कर रहा है हार्ट, ठीक है। तो ये सारे सेल्स एक साथ ग्रुप में आके सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है और सेम टाइप का फंक्शन कर रहा है, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोल देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, तो एक ही टाइप के फंक्शन करने वाले, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर बनाने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो टिश्यू हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हैं, ऑर्गन्स के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। तो पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बॉडी के सरफेस पे या किसी ऑर्गन के बाहर की तरफ सरफेस पे पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्योंकि ये सरफेस पे पाया जाता है, इसका काम क्या होगा, तो हमेशा बॉडी को क्या करता है, बॉडी सरफेस को कवर करेगा, इंटरनल लाइनिंग बना के देगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये कवर कर रहा है तो हमेशा इसका काम प्रोटेक्शन का होगा, एब्जॉर्प्शन का होगा, सिक्रेशन का होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो एपिथेलियल के, जैसे स्टोमक का अंदर का लाइनिंग हो गया, इंटेस्टाइन का लाइनिंग हो गया, स्किन सरफेस हो गया, ये सब एपिथेलियल सेल का बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला। तो दो या दो से ज़्यादा सेल्स को, बॉडी को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करने वाला टिश्यू, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या होगा, तो कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सपोर्ट करना। जैसे एग्जांपल में आपका बोन हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, एरियोल टिश्यू हो गया, ठीक है। इजी है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप का टिश्यू होता है मस्क्यूलर टिश्यू, मतलब हमारे मसल से रिलेटेड। तो जैसे हमारे हाथ में, पैर में, ये सब में जो मसल्स है, ठीक है, या हमारे हार्ट में जो मसल्स हैं, इन सब को, ये सब किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है, मस्क्यूलर टिश्यू से। तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जैसे स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल्स हो गए, ये सब हमारे मस्क्यूलर टिश्यू से बना हुआ है। अगला टाइप का टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या काम है, तो हमारे ब्रेन, आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो इस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक अलग टाइप का सेल यहाँ से यहाँ तक गया रहता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन और जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे लाखों करोड़ों न्यूरॉन से बना है। तो न्यूरॉन की स्टडी करना, या जो न्यूरॉन बहुत सारे मिल के बने हैं उसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, ये मैसेज पहुंचाने में हेल्प करता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ठीक है। तो इस टाइप के टिश्यू को हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। कितने टाइप के होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अलग अलग टाइप के टिश्यू है, तो उसमें से एपिथेलियल टिश्यू को एकदम एक्सप्लेन करके पूछ लिया है 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, आपको हमने बताया कि ये स्किन के हमेशा सरफेस पे या किसी ऑर्गन के इंटरनल लाइनिंग पे, जैसे मान लो ये स्टोमक है, तो ये वाला जो लाइनिंग है ये किससे बना होगा, एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, ठीक है। या जो हमारे बॉडी का, जैसे मान लो ये बाहरी जो ऑर्गन, ये वाला जो लेयर है वो किससे बना होगा, एपिथेलियल से बना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होगा, तो स्ट्रक्चर हमेशा यहाँ पे इस तरीके का होता है कि ये इस तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से। तो कई बार जो एपिथेलियल सेल होता है जो सिंगल सेल का एक तरीके से ऐसे बना होता है, कई बार जो सेल होता है जो डबल डबल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं।
और सिंपल का मतलब हो गया कि सिंपल इस टाइप से स्क्वायर शेप का बना होगा, ठीक है। कभी कभी हमको जो ये जो सेल है वो कॉलम शेप का इस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे लंबा लंबा, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम लोग कॉलम सेल बोलते हैं, सिंपल कॉलमनर। तो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल क्या है, तो ये हमारे बॉडी के आउटर कवरिंग को बनाता है, ठीक है, और इंटरनल लाइनिंग के बनाता है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के इंटरनल लाइनिंग को एकदम क्लोजली, एकदम बिल्कुल पास पास में, इस तरीके से पास पास में सेल मिल के बना होगा, एकदम कॉम्पैक्ट क्लोज, ठीक है। और सेल के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ठीक है। या तो वो सिंगल लेयर में भी हो सकता है, मल्टी लेयर में भी हो सकता है। और ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाई पावर रीजनरेशन होता है कि जैसे कहीं पे चोट लगा, टूटा फूटा, तो ये तुरंत सेल डिवाइड करके नया सेल बना लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या है तो आप देख लो, क्योंकि ये बॉडी के आउटर सरफेस पे या किसी ऑर्गन के इनर सरफेस पे यहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसका काम क्या होगा, तो काम क्या होगा, एक तो बाहर सरफेस पे है तो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, किसी चीज़ से बचा रहा है, और इनर लाइनिंग पे है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे रहा है, सिक्रेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए ये हमको हेल्प करता है। तो एपिथेलियल सेल के क्या क्या फंक्शन है देख लो। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन हमको बचाने के लिए हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कराने में, जैसे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराने में, सिक्रेशन जैसे मान लो ग्लैंड्स हैं तो अलग अलग एंजाइम्स हार्मोन को सिक्रेट कराने में, एक्सक्रीशन जैसे किडनी में हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में, सिक्रेट करने में, सेंसरी फंक्शन जैसे टेस्ट बर्ड होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ये सब होते हैं, किसी चीज़ को सेंस करने में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे किडनी में ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स के इतने सारे फंक्शन हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन साइनोवियल जॉइंट विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले समझो कि जॉइंट क्या होता है और साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इसको समझो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दो बोन्स, ऐसे बोन्स मान लो कि इस तरीके से बोन मिल रहे हैं, ठीक है। बोन के इस आउटर लेयर पे इस तरीके से एक लेयर होता है, बोन के ये एक लेयर होता है जिसको हम लोग साइनोवियम लेयर बोलते हैं, और ये इस तरीके से टिश्यू से इस तरीके से कवर्ड होता है जिसको हम लोग साइनोवियम बोलते हैं, ठीक है। और इस बीच में एक फ्लूइड लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो दो बोन्स के मिलने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जॉइंट बोल रहे हैं। और साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि एक कवरिंग है बोन्स के चारों तरफ, लेयर है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, और ये इस तरीके से एक जो सेल है, टिश्यू है, जो उसको कवर करके रखा है। और इसी जॉइंट को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक तो साइनोवियल कैविटी देखने को मिलेगा, ये वाला, साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस ये जॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लिगामेंट्स, दो जॉइंट इस तरीके से जुड़े होंगे कनेक्टिव टिश्यू से ऐसे, तो इसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। और उसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर अब में आपको क्या क्या दिखेगा, तो एक बोन इधर से एक बोन इधर से, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जो साइनोवियम है, उसके ऊपर एक लेयर है, कार्टिलेज है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है साइनोवियल जॉइंट का, ठीक है। ये हेल्प क्या करता है, तो फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में मूव करता है, और स्पेस, दो जॉइंट्स के बीच में स्पेस रखता है, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आपके कंधे की जो हड्डी है और जो आपके जो कुल्हे की हड्डी है, उसमें इस तरीके से, जैसे मान लो कि एक कैविटी होता है और बोन इस तरीके से ऐसे बाहर ऐसे निकला हुआ है, तो ये हो गया मान लो सॉकेट, और ये हो गया बॉल। तो बॉल एंड सॉकेट कंधे की हड्डी है, इसको हम लोग ऑल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, जैसे शोल्डर का है। हिंग जॉइंट किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ बैक और आगे की तरफ, जैसे आपका ये केहुनी का जो हड्डी है ये वाला, ये इसको सिर्फ ऊपर या नीचे लाइक डोर, ठीक है। तो ये जो नी का हड्डी है या जो एल्बो का हड्डी है उसको हम लोग हिंग जॉइंट बोलते हैं। पाइवट जॉइंट किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हल्का सा रोटेशन हो सकता है, जैसे आपके गर्दन की जो हड्डी है उसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट किसको बोलते हैं, जो हल्का सा स्लाइड हो सकता है, जैसे आपका जो रिस्ट का जो हड्डी है, एंकल का जो हड्डी है, वो स्लाइडिंग हो सकता है। और सैडल हड्डी बोलते हैं जो आपके मतलब जो उंगली में जो जॉइंट है जो मल्टीपल डायरेक्शन में मतलब मूव करा सकते हैं, उसको हम लोग सैडल जॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, ये साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर आपको बता दिया हमने।
कि दो बोन्स होते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है, उसके बीच में लिक्विड भरा होता है, ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट के अलग अलग टाइप होते हैं, कहाँ पे उसका लोकेशन है, उसका क्या फंक्शन है, वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिस्ट द बोन ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन सबसे पहले समझो क्या होता है। तो ये आपको स्केलेटन दिख रहा होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, ये स्केलेटन है, ओके, ये स्केलेटन है। और स्केलेटन में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा स्कल है, मतलब सर वाली हड्डी, ये थोरेसिक कैविटी है, रिब केज है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हाथ वाला हड्डी है, ये हाथ वाला हड्डी है, ये पैर वाला हड्डी है, ये पैर वाला हड्डी है। तो पूरे बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। आपको जो पीला पीला दिख रहा होगा, जो ये स्कल और ये जिसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए, ये जहाँ पर रेड हमने दिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। मतलब पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन, और जो यहाँ पे रेड कलर से ऑलरेडी ये है, जैसे हाथ का शोल्डर का और यहाँ से पैर और यहाँ से पैर, इसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्लियर है? तो एक्सियल में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका मतलब कि स्कल आ गया, ठीक है, रिब केज आ गया, और आपका ये आ गया वर्टिब्रल कॉलम। इस तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल। और एपेंडिकुलर में क्या आ गया, तो आपका शोल्डर आ गया, हैंड का जो आ गया, और ये आपका जो हो गया पैर का आ गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो क्वेश्चन पूछा है कि एपेंडिकुलर स्केलेटल के में कितने बोन्स होते हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करके बताना है। ठीक है, लिस्ट द बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कौन कौन से बोन है वो आपको बताना है। तो बोन कौन कौन से है, तो एक तो शोल्डर में, यहाँ पे देखो शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो बोन है सामने वाला, इसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। और पीछे आपके जो पीछे मतलब पखुड़ा के जो पीछे हड्डी है शोल्डर के पीछे, इसको स्कैपुला बोलते हैं। तो ये शोल्डर यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसमें दो बोन है। हाथ का ये लंबा वाला जो हड्डी है इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। फिर यहाँ पे जॉइंट है, उसके बाद अल्ना और रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे कार्पसल्स है, मेटाकार्पसल्स है और फ्लेंजेज है। तो ये इतने सारे बोन्स आपके हो गए इधर। फिर उतना ही बोन आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे देख लो, ये आपके हिप के बोन्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं। और पेल्विक गर्डल में आपका ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक पैर का ये वाला जो बोन है जिसको फीमर बोलते हैं। यहाँ पे छोटी सी हड्डी है जिसको पेटेला बोलते हैं। और यहाँ पे दो पार्ट में हड्डी डिवाइड है, दो हड्डी है, तो टिबिया एंड फेबुला, ठीक है। और फिर टार्सल्स है और मेटाटार्सल्स है और फैलेंजेज है, जो पैर की जो उंगली है उसकी जो हड्डी है उसको फैलेंजेज बोलते हैं। तो इतने सारे बोन्स हैं आपके एपेंडिकुलर में, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। जैसे अपर लिम्ब में कौन कौन होगा, तो एक क्लेविकल होगा, स्कैपुला होगा शोल्डर में। फिर हाथ में आपके ह्यूमरस है, ठीक है, रेडियस अल्ना है। फिर नीचे हाथ में आपके कार्पसल्स है, मेटाकार्पसल्स है, फैलेंजेज है उंगली वाला। लोवेस्ट लिम्ब मतलब पैर में तो आपके पेडिक जो आपका कुल्हा का जो हड्डी है पेल्विक गर्डल। थाई में फीमर होता है, लेग में टिबिया फिबुला होता है, नीचे फुट में, ठीक है, ठेवना से नीचे टार्सल्स, मेटाटार्सल, फैलेंजेज। तो टोटल आपके एक्सियल में 126 बोन होते हैं, और सॉरी एपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन होते हैं और एक्सियल में आपके 80 बोन होते हैं। टोटल बोन हमारी बॉडी में 206 है। तो अगर एक्सियल का पूछेगा, ठीक है, तो आपको 80 बोन का लिस्ट बता के दिखाना है, और एपेंडिकुलर का पूछेगा तो 126 का बता के यहाँ पे दिखाना है। हमने यहाँ पे एपेंडिकुलर को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन एंड फंक्शन को बताना है यहाँ पे। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या होता है उसकी कंपोजिशन को बताना है। तो आपको पता है कि ब्लड में एक तो ब्लड के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, और ब्लड में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, एक तो प्लाज्मा आएगा और एक ब्लड सेल आएगा। ब्लड सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है उसी को हम लोग बोलेंगे ब्लड कंपोजिशन। तो सबसे पहले समझो ब्लड का कंपोजिशन है क्या, तो उसमें सबसे पहले प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो लगभग 90% वाटर होता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, कुछ प्रोटीन्स हो गए। ब्लड सेल्स कितने टाइप के ब्लड सेल होते हैं, तो आपको पता है कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है, ठीक है। 3 टाइप के आपके सेल होते हैं ब्लड में, ये आपके कंपोजिशन में दिखाना है। और ब्लड का क्या फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे कि मान लो कि आप खाना खा रहे हो और आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में
इस खाना को पहुंचाना, यहाँ से ब्लड में जाएगा और ब्लड फिर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाएगा। अब दवा खा रहे हो, दवा लोगे फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाएगा। आप जैसे मान लो कि सांस ले रहे हो लंग्स के द्वारा, ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचेगा। मतलब ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा करता है? ट्रांसपोर्टेशन का, धोने का, ठीक है। और फिर जब हम कोई खाना खा रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको किडनी तक ले जाके उसको फिल्टर आउट कराने का भी काम किसका है? हमारे ब्लड का ही है, ठीक है। ब्लड हमारा बॉडी टेम्परेचर, पीएच मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में बाहर से आने वाले कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, या कोई भी पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी उसको खोज खोज के ख़त्म करता है, किल करता है। मतलब कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है प्लेटलेट। जब कहीं हमारा ब्लड वेसल्स या कहीं पे कट फट हो जाता है तो आपको पता है कि कट फट हो जाता है तो ब्लड कंटिन्यूअसली गिरता नहीं रहता है, कुछ समय के बाद वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो ये क्लॉट बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट का। क्लॉट बन जाने के बाद ब्लड फिर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड लॉस बंद हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो उससे हमको बचाने के लिए भी कौन? ब्लड हमारा हेल्प कर रहा है। तो इतने सारे ब्लड के फंक्शन है, ठीक है, और उसका कंपोजिशन है। 3 नंबर मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लड में एक प्लेटलेट होता है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेल है, सॉरी सेल्स है। इसमें से एक इम्पोर्टेंट सेल है प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या काम है? अभी हमने बताया कि कहीं पे मान लो कि कट फट हो जाएगा, कहीं पे मान लो कि कट गया, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कटा, यहाँ पे मान लो कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कटा तो बहुत सारा ब्लड 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 बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो प्लेटलेट यहाँ पे है, प्लेटलेट जो यहाँ पे हमारे ब्लड में है, तो प्लेटलेट तुरंत जैसे जहाँ पे कटता है तो ये प्लेटलेट तुरंत मूव करता है इसकी तरफ जिस एरिया में कटा है, और इस तरीके से वहाँ पे जाके बहुत सारे प्लेटलेट जमा हो जाते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि जहाँ पे कटा था वहाँ पे जाके जमा हो गया, अब ब्लड के लॉस को क्या कर रहा है? रोक दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे आते हैं, इस एरिया में ट्रेवल करके आते हैं, और वो प्रोटीन इस तरीके से एक धागा टाइप का जाल बुन के फाइब्रिन बनाते हैं, ताकि इस जाल को क्रॉस करके ब्लड अब आगे नहीं निकल पाए, ठीक है। जहाँ पे कट फट रहेगा वहाँ पे फाइब्रिन बन जाएगा फाइनली, और इसी को बोलते हैं क्लॉट बनना। तो क्लॉटिंग क्यों हो रहा है? मतलब कि जब कहीं पे कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो तो हमारी बॉडी क्लॉटिंग करती है ताकि ब्लड ज़्यादा नहीं निकले, और क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? प्लेटलेट। तो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझाना है, कैसे होता है समझो। सबसे पहले कहीं पे इंजरी होगा, चोट लगा तो ब्लड वेसल डैमेज होगा, ठीक है, प्लेटलेट बहुत सारा वहाँ पे जाके जमा होने लगता है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे। प्लेटलेट जब बहुत सारा वहाँ पे जमा होने लगेगा, ठीक है, एग्रीगेट हो जाएगा जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो वो टेम्प्रोरी प्लेटलेट प्लग, मतलब यहाँ पे जैसे आपने हमने बताया यहाँ पे कि बहुत सारे प्लेटलेट यहाँ पे देखो जमा हो गए हैं और ये प्लग बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आता है कोगुलेशन फेज कि कैसे क्लॉट बनेगा। तो जो प्लेटलेट है वो रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल, ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन के कैल्शियम के साथ अटैच्ड होके प्रोथ्रोम्बिन और लास्ट में थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। मतलब प्लेटलेट जो वहाँ पे गया है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा और वो लास्ट में क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजेन में, ठीक है, और ये फाइब्रिनोजेन फिर बनाता है फाइब्रिन, ये जो धागा हमने बताया आपको फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन हमको हेल्प करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा टाइप का बना होता है, ठीक है, कपड़ा टाइप का, और वो हमके क्लॉट, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्लॉट। और ये क्लॉट क्या करेगा? जो भी ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसको ट्रैप कर लेगा और फिर ब्लड लॉस से हमको रोक देता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है जो आपको एग्जाम में समझाना रहेगा। अगला क्वेश्चन है राइट फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। हमने अभी बताया कि हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। तो आरबीसी का क्या फंक्शन है? तो आरबीसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और आरबीसी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है, जैसे मान लो ये पर लंग्स है तो आपने बाहर से ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है, ये हमारे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया, और ये ऑक्सीजन, ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन उस पर बाइंड करके, ठीक है, और ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है।
मतलब कि आरबीसी पे जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है या आरबीसी जो है हमको क्या सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मतलब आपको हाइपोक्सिया वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसी में इसलिए आरबीसी की कमी से हमको एनीमिया हो जाता है या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो डब्ल्यूबीसी मान लो कि नॉर्मली ये सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बाहर से जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस, जैसे आप खाना खा रहे हो या इन्फेक्शन हो रहा है कुछ भी हो रहा है, तो बॉडी से बैक्टीरिया वायरस फंगाई कुछ भी हमारे बॉडी में घुसते रहता है और हमको इन्फेक्ट करने की, बीमार करने की कोशिश करेगा। डब्ल्यूबीसी जैसे ही कोई बाहर से कोई सब्सटेंस आता है तो डब्ल्यूबीसी उसको तुरंत चेक करता है कि बाहर का सब्सटेंस है और उसको निगल के उसको ख़त्म कर देता है, मतलब कि हमको बचाता है बाहरी चीज़ों से, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा बना रहा है कौन, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का क्या काम है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्लॉटिंग में काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस को रोका जा सके, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रीड आउट करते हैं। तो आरबीसी का क्या फंक्शन है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में होता है, इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हमने बोला हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और एसिड बेस बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, और ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस में मदद करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, मदद करता है। और जो भी बाहर से कोई सब्सटेंस आएगा उसको इनगल्फ करके, निगल के बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और इम्यून सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का क्या काम है, तो अभी हमने बताया प्लेटलेट का काम क्या है, तो ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, साइट इंजरी पे जहाँ पे चोट लगा है, कट गया है, वहाँ पे पहुँच के क्लॉटिंग करता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, पीडीएफ आपको पढ़ना है वीडियो देखने के बाद, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। हमको 30 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो पार्ट 1 वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के, ठीक है, फिर 16 से 30 अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो रहेगी पूरे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करने का। तो हम इसको 3 पार्ट्स में वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो आपने सुना होगा, हर जगह सुनते हैं कि ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए ब्लड ग्रुप देने के लिए, किसी को ब्लड देने के लिए। तो ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है, तो ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम कोई पर्सन ए लेते हैं, ठीक है, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ये सी बंदा है, ये डी बंदा है, और ये सबका मान लो कि ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड का हमने आरबीसी लिया हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से आरबीसी लिया हुआ है, आरबीसी लिया हुआ है, उसका आरबीसी लिया हुआ है, ओके। तो ब्लड ग्रुप ए के बंदा के आरबीसी के सरफेस पे हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमको उसके आरबीसी के सरफेस पे एक अलग टाइप का प्रोटीन देखने को मिलता है जिसका हमने नाम दे दिया मान लो ए एंटीजन, फॉर एग्जांपल ए एंटीजन। इसके सरफेस पे जूम करके देखते हैं तो इस पर थोड़ा अलग टाइप का प्रोटीन दिखता है, इसका नाम हमने दे दिया बी एंटीजन, ठीक है। इसके सरफेस पे थोड़ा जूम करके देखते हैं आरबीसी के सरफेस पे, तो इस पे ए और बी दोनों एंटीजन हमको दिख रहा है, और इसके सरफेस पे देखते हैं तो हमको कोई एंटीजन नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ज़ीरो। तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन हमको मिल रहा है, ठीक है, उस एंटीजन के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लड ग्रुप हम लोग असाइन कर देते हैं, किसी को भी ब्लड ग्रुप असाइन कर देते हैं। जैसे इसके सरफेस पे मान लो कि ए एंटीजन है, तो हमने बोल दिया कि एक ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी के एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है तो उसको हमने बोल दिया बी ब्लड ग्रुप, और किसी के मान लो कि आरबीसी के सरफेस पे और ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसको हमने बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके में कुछ नहीं है तो हमने उसको बोल दिया ज़ीरो या ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है। तो ब्लड ग्रुप इस तरीके से बनता है। एंटीजन के अलावा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी भी होता है। एंटीबॉडी क्या होता है वो समझो, कि कहीं भी एंटीजन होगा, ठीक है, कहीं भी एंटीजन होगा तो उसके लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी भी बनता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके बताओ कि अगर हमारी बॉडी में मान लो कि ए एंटीजन है तो क्या हमारी बॉडी में ए एंटीबॉडी हो सकता है क्या? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में लड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। अगर हमारे ब्लड में मान लो कि ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों होगा तो ये तो आपस में लड़ जाएगा, मतलब हमारे ब्लड को ख़त्म कर सकता है। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि अगर किसी के बॉडी में ए एंटीजन होगा तो ए एंटीबॉडी तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके अलावा बी हो सकता है, ठीक है। तो सेम वैसा ही होता है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए नहीं होगा, क्योंकि फिर आपस में लड़ लेगा, तो उसके लिए एंटीबॉडी बी होता है।
अगर किसी में एंटीजन बी है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए होता है। अगर इसके मान लो कि एंटीजन ए और बी दोनों हैं, मतलब कि कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी होगा तो ये इससे एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में लड़के ख़त्म कर लेगा, और इसमें एंटीजन है ही नहीं तो इसमें दोनों एंटीबॉडी है। ये समझ में आया? क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप इस तरीके से हमको मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसी में एक होता है आरएस फैक्टर, इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे मान लो किसी का ये आरबीसी है, आरबी की सरफेस पे मान लो कि ए एंटीजन है, ठीक है। और एक अलग टाइप का भी प्रोटीन होता है जिसको हम लोग आरएच प्रोटीन बोलते हैं। अगर ये आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे ए पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं है तो ए नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप को बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं उसको। ब्लड ग्रुप है क्या? तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसको बी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बी जैसे देंगे तो उसमें क्या है, इसके अगेंस्ट में एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी रखता है, ये इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो मतलब कि हमको ए ब्लड ग्रुप वाले को हमेशा क्या ए ब्लड ग्रुप ही देना पड़ेगा, या ऐसा देना पड़ेगा जिसमें एंटीबॉडी नहीं हो। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे मार्केट में। क्यों हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं? क्योंकि हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हेल्प मिले, सेफ रहे, ठीक है। और ब्लड एक दूसरे से एग्लूटेशन नहीं कर दे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर गलत ब्लड अगर चढ़ा दिया ग्रुप तो पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप मतलब जो जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में जैसे मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो आपको हमने बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब कि इसमें एंटीजन ए भी होगा, ठीक है, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसमें 0 है। मतलब एंटीबॉडी लड़ने वाला इसमें है ही नहीं, तो बाहर से कोई भी ले सकता है, कोई भी आएगा, लड़ने वाला है ही नहीं, तो मतलब कि वो रह जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ब्लड को। इसलिए ब्लड ग्रुप इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आर एच अगर किसी में है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आर एच नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार स्टडी करना, आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी तबीयत खराब है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन है क्या? स्प्लीन हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, ठीक है। कि आप सबसे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि जैसे मान लो कि ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में बहुत सारे ब्लड है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि ये ब्लड प्लाज्मा कुछ लीक करके इस एरिया में ये जो प्लाज्मा है वो आ जाता है, इस एरिया में आ जाता है। तो अब ये प्लाज्मा जाएगा कहाँ? तो प्लाज्मा भी ट्रेवल करके धीरे धीरे हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुँचता है, ठीक है। और एक इस तरीके से सेल्स के थ्रू, मतलब सॉरी जो वेसल्स है उसके थ्रू, जिसको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। इसमें ब्लड नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा जा रहा है। और कहीं कहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ये आके मिलता है, ये लिम्फ जो वेसल्स है वो, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो उसी में से एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले स्प्लीन होता कहाँ है? तो स्प्लीन हमारा होता है आपके जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन वाला जो एरिया है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे होता है बिहाइंड द स्टोमक, पेट में नीचे, ठीक है। और ये लिम्फ कैसा है? तो लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि एक कैप्सूल टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। कुछ पार्ट यहाँ पे देख रहे हो कि रेड कलर से बना हुआ है जिसको हम लोग रेड पल्प बोलते हैं। कुछ पार्ट जो है वाइट से बना हुआ है जिसको हम लोग वाइट पल्प बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग ब्लड वेसल्स गया हुआ है, जैसे आर्टरी और वेन। जो घेरा हुआ है उसको हमने कैप्सूल बोल दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे बता देना है। स्ट्रक्चर कैसा है? तो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है एंड पर्पलिश है, पर्पल स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, ठीक है। और अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वाइट पल्प, रेड पल्प। जो रेड वाला स्ट्रक्चर है उसको रेड पल्प, जो वाइट वाला स्ट्रक्चर है वाइट पल्प बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्प्लीन के क्या क्या फंक्शन है? तो ये ब्लड को फिल्टर करता है कि जब भी हमारा आरबीसी जो है या आरबीसी जो है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो ये हमारे स्प्लीन में जाके वहाँ पे डेथ करता है। मतलब कि हेल्दी जो ब्लड सेल है उसको रखता है, जो ओल्ड ब्लड वेसल है उसको, डैमेज वाला जो है उसको क्या करता है, डेड वाला जो है उसको फिल्टर करता है। कुछ एक्स्ट्रा ब्लड भी हमारी बॉडी में रखता है कि जब कभी इमरजेंसी के कंडीशन में, ठीक है, कभी
ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी स्प्लीन हमको ब्लड प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है। इम्यून फंक्शन भी करता है हमारी बॉडी में। ये अलग अलग टाइप के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट का आपको एक डायग्राम बना के वहाँ पे एग्जाम में समझाना रहेगा, तो हार्ट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाए, मान लो इस तरीके से सिंपल डायग्राम, मान लो कि सिंपल डायग्राम इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। पहला चेंबर है, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व होता है, इस तरीके से यहाँ भी वॉल्व होता है, ठीक है, वॉल्व। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा, ठीक है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड वेसल्स निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और यहाँ से ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वेना केवा। बॉडी के अलग अलग पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इस तरीके से आता है, CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है। लंग्स इसको क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब ये CO2 वाला ब्लड था, ऑक्सीजन वाला हो गया। ये पहुँचता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में पहुँचता है। तो इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होता है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, वो आपको समझाना रहेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है, वो बताना है। तो व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, उसको समझने से पहले हमको यहाँ पे आपको हार्ट का डायग्राम बना के समझाते हैं, ठीक है। ये मान लो कि हार्ट है, ठीक है, ये एट्रियम है, वेंट्रिकुलर है, ये हमारा एरोटा है, ठीक है। और ये आ रहा है हमारा पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये मान लो कि वेना केवा है। हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में अलग अलग एरिया से CO2 वाला जो ब्लड है कलेक्ट होके जो वेना केवा है उसके थ्रू ये हमारे जो एट्रियम है, राइट एट्रियम, वहाँ पहुँचता है CO2 वाला ब्लड। ब्लू लाइन से हम लोग CO2 वाला ब्लड करेंगे। एट्रियम, क्योंकि ये बॉक्स है, ये जो एट्रियम आपको दिख रहा है ये भी बॉक्स है, तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इसको चिपकाएंगे, ठीक है, स्पंज की तरह इसको अंदर दबाएंगे, तो जैसे दबाएंगे तो ये जो ब्लड है वो एट्रियम से इस वॉल्व के होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, वेंट्रिकल में। और फिर इस वेंट्रिकल को दबाएंगे तो ये ब्लड हमारा कहाँ पे चला जाएगा, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँचता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स इसको दे देता है ऑक्सीजन। पहले इसके पास CO2 था, अब ऑक्सीजन दे दिया। अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ये पहुंचता है हमारे यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे यहाँ पे पहुँचा, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब एट्रियम को जैसे ही दबाएंगे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड पूरा पहुँच गया कहाँ, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल को फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फिर यहाँ से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बोला कि एक बार दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों ब्लड हमारा कहाँ पहुँचा, वेंट्रिकल में, और फिर दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एक ब्लड इधर गया और एक ब्लड इधर गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ ब्लड हमारा इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से निकल रहा है, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो साइकिल कंप्लीट होने में आपने क्या देखा कि सबसे पहले इस दोनों एट्रियम का, इस वाले का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और इसको 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों वेंट्रिकल का, इसको 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, और फिर दोनों का रिलैक्सेशन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वापस से फिर अपने नॉर्मल शेप में आएगा, मतलब इसमें 0.4 सेकेंड का लगता है, मतलब एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो एक बार इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे। कार्डियक साइकिल क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ड्यूरिंग कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है। एक हार्ट बीट कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड एक बार में, और 1 मिनट में मतलब हम लोग 72 टाइम्स बीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्डियक साइकिल में पहला फेज है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो एट्रियम है हमारा ऊपर वाला जो दोनों, ठीक है,
ये जो एट्रियम है, ये जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन मतलब चिपकना। तो दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसमें से जो ब्लड है वो इस वॉल्व के थ्रू, ठीक है, वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। उसमें समय कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। फिर दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे ब्लड पहुँच जाएगा हमारा, यहाँ पे इस तरीके से ब्लड पहुँच गया था। दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, इसमें कितना समय लगता है, 0.3 सेकेंड्स का समय लगता है। और फिर दोनों का रिलैक्सेशन होगा। आप देखते हुए कि हार्ट बीट आप फील करेंगे तो एक बार धक धक साउंड आएगा, ठीक है, और फिर वापस से वो रिलैक्स हो जाता है थोड़ा देर के लिए। उसमें कितना समय लगता है, 0.4 सेकेंड। तो दोनों एट्रियम वेंट्रिकल का यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये था कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ईसीजी क्या होता है, ठीक है। ईसीजी के बारे में बताना है। आपने ईसीजी के बारे में सुना होगा। सबसे पहले आप समझो कि ये जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में आपको पता है कि हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब चिपकना, रिलैक्स का मतलब नॉर्मल शेप में आना। तो हार्ट जो हमारा है कंटिन्यूसली कैसे ऑटोमेटिकली मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है बिना कुछ किए हुए अपने से। तो उसमें एक यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे एक नोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों एट्रियम के सरफेस पे इस तरीके से भेजता है, ठीक है। और दोनों एट्रियम के सरफेस पे इस तरीके से भेजेगा। जैसे ही यहाँ से इम्पल्स एसए नोड से निकल के दोनों एट्रियम के सरफेस पे पहुँचता है तो दोनों एट्रियम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दोनों एट्रियम क्या हो गया, चिपक गया। अब ब्लड हमारा इस ऐसे वेंट्रिकल में पहुंच गया। फिर ये जो है दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक स्पेशल नोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दोनों वेंट्रिकल के ऊपर पहुँचता है इस तरीके से सरफेस पे। फिर दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फिर इधर हमारे बॉडी में और इधर पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचेगा। मतलब कि जो हार्ट में जो बीट हो रहा है, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हो रहा है। मतलब एसे नोड से इम्पल्स निकला, दोनों एट्रियम पे पहुंचा तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर यहाँ से वेंट्रिकल पे पहुंचा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद दोनों जो एट्रियम और वो जो है दोनों रिलैक्स कर जाते हैं, दोनों का रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो इम्पल्स, ये जो करंट यहाँ से निकल रहा है और एट्रियम वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, इस करंट को हम लोग ग्राफ पे मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ग्राफ पे हमको देखने को मिलता है एक ग्राफ में कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। और इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब कि हार्ट मसल्स के इम्पल्स को हम लोग नोट कर रहे हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो कैसे ईसीजी होता है, अभी हार्ट मसल्स कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऐसे नोड से इम्पल्स निकला, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। हम ग्राफ का नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है, आर एस एंड टी। ये अलग अलग वेव है, इलेक्ट्रिसिटी है जो हम लोग ईसीजी के क्रम में मेज़र करते हैं। तो मतलब करंट कैसे कैसे सप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग मेज़र कर देते हैं हार्ट के सरफेस पे। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल था, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये नॉर्मल लाइनिंग है, मतलब इसमें हार्ट अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही इम्पल्स एट्रियम पे पहुँचा, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ही यहाँ से इम्पल्स दोनों एट्रियम पे पहुँचा इस तरीके से, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब करंट थोड़ा सा बढ़ा, तो ग्राफ आप देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा। इसको हम लोग मेज़र कर देते हैं पी से। फिर दोनों इम्पल्स हमारा दोनों वेंट्रिकल पे पहुंचा, वेंट्रिकल पे जोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा ज़्यादा करंट जनरेट होता है, मतलब देख रहे हो ग्राफ थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है, मतलब QRS। फिर उसके बाद नॉर्मल हुआ और फिर दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब कि टी वेव। अब बताओ कि किसी पेशेंट का मान लो कि ईसीजी हम लोग मेजर कर रहे हैं और ये मान लो कि ग्राफ हमको इस तरीके से देखने को मिल रहा था, ठीक है, और ये छोटा सा मिला ऐसे हमको, मतलब जितना वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना था उतना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर किसी पेशेंट का मेजर कर रहे हैं तो हमको क्या पता चला कि दोनों वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है।
तो ईसीजी से हम लोग हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करते हैं और इससे पता करते हैं कि हार्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं एक बार। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है किसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, हार्ट का। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्किन पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसके करंट से, जैसे हाथ पे, छाती पे लगाते हैं, और उसके करंट को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमको हार्ट के मसल्स के बारे में पता चलता है। इसमें पी वेव होता है, हमने बताया। पी वेव का क्या मतलब है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस का मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव का मतलब दोनों का रिलैक्सेशन। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कुछ भी डिफेक्ट आता है तो डॉक्टर उसको समझते हैं कि कोई हार्ट में कोई डिजीज़ है। तो ईसीजी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हार्ट डिजीज़ पता करने में हमको हेल्प करता है। हार्ट अटैक है कि नहीं, हार्ट बीट सही से काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए हमारा ईसीजी काम आता है। ओके, चलिए आज के पार्ट का 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर 16 से 30 हम लोग सेकेंड वीडियो में लाएंगे। आप लोग इसको एक बार वीडियो को देखिएगा और आपको वीडियो पढ़ना है। ठीक है, आप समझिएगा। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट, सबसे पहले समझो कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जैसे मान लो कि ये हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड वेसल्स है, तो ये दोनों वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इधर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है, वेंट्रिकल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड हमारा इस तरीके से ट्रेवल करेगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लड है ट्रेवल करता है, तो ब्लड के द्वारा यहाँ पे इस सरफेस पे ब्लड वेसल्स के वॉल पे, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स का वॉल है, तो ब्लड के द्वारा इसके सरफेस पे प्रेशर लगता है। इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अगर मान लो ये प्रेशर नॉर्मल लग रहा है तो नॉर्मल है ब्लड के द्वारा लगने वाला प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि पेशेंट को क्या हो गया, हाइपरटेंशन, बीपी। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के सरफेस पे लगने वाले जो प्रेशर है उसी को हमने क्या बोला, ब्लड प्रेशर बोला। और कभी ये प्रेशर ज़्यादा लगता है तो बीपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप हमको बताइए कि ब्लड के द्वारा ब्लड के सरफेस पे प्रेशर कब कब ज़्यादा ला सकता है। तो एक कंडीशन तो ये है कि मान लो कि ये जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़ोर ज़ोर से होने लगे, हार्ट ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करे। अब ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर कहाँ लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, ब्लड जब तेज़ी से आगे बढ़ेगा और तेज़ी से प्रेशर लगाएगा तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ सकता है, मतलब हार्ट का एक्टिविटी बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ सकता है। दूसरा ये कि मान लो कि पहले ब्लड वेसल्स इतना मोटा था, अब ब्लड वेसल्स कहीं पे मान लो कि पतला हो गया है और ब्लड हमारे बॉडी में उतना ही है। तो आपको पता है कि पतला पाइप में और मोटा पाइप में, ठीक है, पानी अगर सेम है तो पतला पाइप में पानी का फोर्स ज़्यादा रहेगा, और फोर्स ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो जिससे हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है। मतलब दूसरा रीज़न है कि अगर कहीं पे ब्लड वेसल्स अगर मान लो पतला हो गया है तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग देखते हुए कि जो पैराजोसिन टेराजोसिन जो ड्रग है या नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो हम लोग ब्लड वेसल्स को मोटा करने के लिए लेते हैं ताकि बीपी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से ब्लड वेसल्स बढ़ सकता है। फिर दूसरा ये हो सकता है कि मान लो ब्लड वेसल्स तो उतना ही है, अगर मान लो कि ब्लड वेसल्स उतना ही चौड़ा है लेकिन किसी पेशेंट को मान लो कि कोलेस्ट्रॉल है और मान लो डायबिटीज़ है, तो उसके ब्लड में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा है, ग्लूकोज जमा है, इस तरीके से तो ब्लड का मात्रा ज़्यादा हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 ब्लड वेसल्स है, एक में 5 लीटर ब्लड है, एक में 10 लीटर ब्लड है, और ब्लड वेसल्स उतना ही चौड़ा है, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है किस में ज़्यादा लगेगा, 10 लीटर वाले में, क्योंकि इसमें अमाउंट ब्लड का ज़्यादा है। तो किसी अगर मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी है, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो उसके ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ब्लड का मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रेशर लगाएगा। मतलब कि ब्लड का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो भी क्या है, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ठीक है, रीज़न और होता है कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड वेसल्स के यहाँ पे सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है बैरो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर मैसेज पहुँचाता है हमारे ब्रेन के पास कि देखो बीपी जो है वो घट गया है। जब भी बीपी लो होगा तो ये मैसेज पहुँचाएगा ब्रेन के पास कि देखो बीपी घट गया है। ठीक है, और फिर ये इस ब्लड वेसल्स को बोलेगा कि तुम थोड़ा सा पतला हो जाओ ताकि बीपी बढ़ जाए, तो इस तरीके से बीपी बढ़ता है। समटाइम्स कि अब मान लो कि हमारी बॉडी में किडनी है, किडनी के पास कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई हो रहा है ताकि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके, तो अगर किसी पेशेंट में बीपी कम होगा तो किडनी वाले एरिया में ब्लड का सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किडनी इस चीज़ को सेंस करता है
जैसे ब्लड सप्लाई इसको कम मिलेगा, किडनी समझता है कि अच्छा बीपी लो हो गया है, ये तुरंत एक केमिकल रिलीज करता है रेनिन। और हमारे लीवर से एक सब्सटेंस बनता है, प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन। ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, कौन? रेनिन, किडनी से जो रिलीज हुआ है। और ये एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कहाँ से आ रहा है, तो लंग से आ रहा है। अब ये एंजियोटेंसिन 2, ये एंजियोटेंसिन 1 ये दोनों काम का नहीं है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज़्यादा काम का है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, तो ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गेनल्स पे काम करेगा। ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, पतला कर देगा, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये किडनी को बोलेगा कि तुम भाई बहुत सारा सोडियम और बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करके रखो, बॉडी से बाहर मत निकलने दो। और बहुत सारा सोडियम बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करके रखेगा तो ब्लड में जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स पतला भी हो रहा है, हार्ट का एक्टिविटी बढ़ भी रहा है। ये सब मिला के फाइनली क्या कर देगा, बीपी को फिर से बढ़ा देगा। मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है वो भी हमारा क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। तो एक बार इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या है, तो ये फोर्स है ब्लड के द्वारा लगने वाला, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। शॉर्ट टर्म में ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है, तो ब्लड प्रेशर अगर जैसे मान लो कहीं बढ़ा घटा तो रिसेप्टर होता है, बैरो रिसेप्टर, हमने बताया कि यहाँ पर रिसेप्टर होता है, बैरो रिसेप्टर। ये चेक करता है, ये डिटेक्ट करता है कि बीपी बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा तो ये सिग्नल भेजेगा हमारे ऑर्गन को, और फिर बीपी हमारा ऑर्गन, जैसे मान लो बीपी अगर घटा तो ये हार्ट को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे हमने बताया रास सिस्टम। ये रास सिस्टम के द्वारा भी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है, रेनिन रिलीज करके बढ़ाता है। अभी हमने पूरा बता दिया है कि एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, ये बहुत ही ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करके हमारे एल्डोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जिससे सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, और इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी भी बढ़ जाता है। ये पूरा डिटेल में हमने आपको समझा दिया रास सिस्टम। ठीक है, 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, उसको आप जो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई भी डाउट हो। थैंक यू। अगला वीडियो आएगा, उसको देखिएगा और